वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में जो मैं सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ उसी पर बातें करनी है। आज 2015 में जो क्वेश्चंस आए थे उसका जो हिस्ट्री का सेक्शन है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके पहले मैं 2014 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, विथ रेफरेंस टू द रॉलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, मतलब ओनली वन। द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमिटी। यही इसका सही आंसर होगा। 2015 में जो प्री में क्वेश्चंस आए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 16 वो रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ था। ये रॉलेट एक्ट फरवरी 1919 में आता है, जो यहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उससे पास होता है। इस एक्ट की जो मेन बातें थी उसमें ये था कि दिस एक्ट अलाउज सर्टेन पॉलिटिकल केसेस टू बी ट्रायल्ड विदाउट ज्यूरी। मतलब इसके बारे में कहावत थी कि ना वकील ना दलील ना अपील, इस तरह की कहावत मशहूर हो गई थी। और ये एक्ट जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 आया था उसी को परमानेंट एक मूर्त रूप देने के लिए लाया गया था। ये एक्ट जो है ये बेस्ड था, एक रिपोर्ट आई थी जस्टिस S.A.T. रॉलेट की रिपोर्ट आई थी, उसी जो 1918 में आई थी उसी रिपोर्ट पर ये एक्ट आधारित था और उसी को एक अमली जामा पहनाया गया था इस एक लॉ के रूप में। हालांकि इसका बृहद पैमाने पर विरोध हुआ भारतीयों के द्वारा। हर स्तर पर लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि यह एक्ट जो है वो बहुत ही क्रूअल एक्ट माना गया। और इसी विरोध के सिलसिले में जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ और महात्मा गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, उस मूवमेंट की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण वजह यह रॉलेट एक्ट भी था। क्वेश्चन नंबर 20, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज वर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ द कॉलोनियल या कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। बेसिकली ये तीनों जो हैं, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और R.C. दत्ता, ये तीनों इकोनॉमिक हिस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं और तीनों ने जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है या उसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट थे उसके बारे में चर्चा की है और उसकी आलोचना की है। इसमें दादा भाई नौरोजी जो है वो ड्रेन थियोरी को लेकर आए थे। ड्रेन थियोरी का मतलब होता है, उसमें यह बताया गया कि किस तरह से भारत की संपत्ति जो है वो इंग्लैंड चली जा रही है। तो उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। R.C. दत्ता भी 2 किताब लिखते हैं। जी सुब्रमण्यम अय्यर भी बहुत बड़े क्रिटिक थे ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 20 है, जो भारत के कुछ इकोनॉमिस्ट थे उनके बारे में जानना है, उन्हीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं, फ्रीडम स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर भी हैं, वो तो थोड़ा उनके बारे में जान लेना आपके लिए आवश्यक है। जो एक इम्पॉर्टेंट नाम है वो दादा भाई नौरोजी जी का है। दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट एशियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ही वाज आल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या ग्रैंड ओल्ड, भारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में उनको जाना जाता है। 1945 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज जो बॉम्बे में है उससे पढ़ाई की अपनी और बाद में वहीं वो एक प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट भी हुए, जहां वो मैथमेटिक्स और इंडियन फिलॉसफी पढ़ाया करते थे। इवन दादा भाई नौरोजी लंदन में भी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गुजराती पढ़ाने का काम करते थे। दादा भाई नौरोजी भारत के ऐसे व्यक्ति थे जो पहली बार ड्रेन थ्योरी उन्होंने दिया। उसके पहले उन्होंने
लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसके बारे में माना जाता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज अ फोररनर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जेंडर्ड इक्वलिटी की भी बात की। जो उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की लंदन में, उसके करीब करीब 600 मेंबर थे। बाद में दादा भाई नौरोजी 1874 में एक दीवान भी, मतलब मिनिस्टर जिसको कहेंगे, अपॉइंटेड दीवान और मिनिस्टर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा के प्रिंसली स्टेट के वो दीवान भी बनते हैं। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी होते हैं वो। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो बॉम्बे है उसके भी मेंबर वो रहते हैं। दादा भाई नौरोजी stood for election to the British Parliament twice, and his first attempt in 1886 with the endorsement of Florence Nightingale, but it was unsuccessful. But he was elected in the second round or second attempt in 1892 to the House of Commons from the constituency, I think, Central Finsbury, winning by just 5 votes. 5 votes से वो जीते थे. He was quite critical about the economic impact of the British government, economic policy of the British government, and propounded the drain of wealth theory. He also wrote a book, Poverty and Un-British Rule in India. बेसिकली इसका नाम अन-ब्रिटिश रूल इसलिए रखा गया क्योंकि ये माना जाता था पूरे विश्व में उस समय की जो ब्रिटिशर्स हैं उनका रूल बड़ा जस्टिफाइड होता है, न्यायोचित होता है, लेकिन भारत में जो उनका रूल चल रहा था वो जस्टिफाइड या न्यायोचित नहीं लग रहा था, इसीलिए शायद इसका नाम अन-ब्रिटिश रूल रखा गया। एक तरह से ये कटाक्ष था ब्रिटिश रूल पर। ये बुक उनकी 1901 में छपकर आई थी। इसी क्वेश्चन में जो एक दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं या इकोनॉमिक जो रिपरकशंस थे ब्रिटिशर्स के, उसके जो एक आलोचक हैं वो एस सुब्रमण्यम अय्यर जी हैं। एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है, he was supposed as the greatest Indian journalist of his generation. He founded The Hindu, an English newspaper. Its headquarters was Chennai, and The Hindu was started in 1878. He also wrote a book, Some Economic Aspects of the British Rule in India. It was published in 1903. Ayer argued that Indian economic backwardness was the outcome of the colonialism and British rule. अर्थात ब्रिटिश रूल की जो कमियां थी, जो खामियां थी, उसकी वजह से भारत में जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है या गरीबी है, इसको दर्शाने का काम एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपने आर्टिकल्स के द्वारा, अपने वक्तव्यों के द्वारा या अपने बुक के द्वारा प्रदर्शित करने का काम इन्होंने किया था। एक और जो हिस्टोरियन हैं या फ्रीडम फाइटर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो हैं आर.सी. दत्ता जी। आर.सी. दत्ता वो सिविल सर्विसेज में भी थे पहले, एंड ही अर्नड अ रेपुटेशन एज ए फर्स्ट रेट और गुड ओरेटर इन इंडिया। बहुत अच्छे ओरेटर थे, एंड उनका अपना इंडिपेंडेंट व्यूज होता था। वो इंडिपेंडेंट व्यूज लोगों को देते थे और या लोगों के सामने रखते थे, और उनका मानना था कि
जो भारत में गरीबी है उसका मुख्य कारण जो है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अंग्रेजों का एक्सप्लॉयटेशन है अपने फायदे के लिए उनके, इस वजह से भारत में वो गरीबी है। तो वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी का बहुत कट्टर विरोध करते थे, उसके बहुत बड़े क्रिटिक थे। यहाँ तक कि जो इल्बर्ट बिल आया था, तो इल्बर्ट बिल का भी क्रिटिसिज्म आर.सी. दत्ता ने किया। आर.सी. दत्ता भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने के लिए एज ए प्रोफेसर अपॉइंट हुए, लेकिन बाद में वो भारत आ गए, और भारत में आ गए तो बड़ौदा में वो मिनिस्टर बने, रेवेन्यू मिनिस्टर। और उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन जो 1908 में बनी थी, उसके मेंबर भी वो बने। उन्होंने कई किताबें लिखी। पहली जो बुक थी उनकी वो पीजेंट्री ऑफ बंगाल थी, जो 1875 में आई। दूसरी बुक 1900 में उनकी आई, फेमाइन इन इंडिया। इन किताबों के जरिए वो परमानेंट सेटलमेंट जो भारत में था, जिसमें रैयतों के साथ रेवेन्यू का रेट फिक्स नहीं किया गया था, उसका क्रिटिसिज्म करते हैं। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल 1757 टू 1837, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। दूसरी बुक उनकी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द विक्टोरियन एज, ये 1902 में पब्लिश हुई थी। इन किताबों के जरिए वो ब्रिटिश रूल की जो खामियां हैं, खास करके इकोनॉमी के जो एक्सप्लॉयटेशन है, उसको दर्शाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विथ रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। बेसिकली कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अंदर ही एक प्रेशर ग्रुप था, जिससे जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी वगैरह जुड़े हुए थे, और पंडित नेहरू भी सोशलिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए थे, सुभाष चंद्र बोस भी जुड़े हुए थे। और यह एक समाजवादी विचारधारा को भारत में प्रसारित करने का, फैलाने का काम करते थे। कभी भी इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट या माइनॉरिटीज़ के लिए इन सब चीज़ों की मांग नहीं की। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की भी मांग इन लोगों ने नहीं की, जिस तरह से रसिया में किया गया था। इस तरह की विचारधारा इनकी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 26, ये कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसके बारे में जानना आवश्यक है। भारत में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, और भारत में जो सोशलिस्ट विचारधारा से प्रभावित लोग थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, और भी कई लीडरान थे जो इससे प्रभावित थे। सर्वप्रथम जो ये समाजवादी विचारधारा आती है और इस तरह के दल का जो गठन होता है वो बिहार में होता है। 1931 में बिहार में जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर समाजवादी दल की स्थापना करते हैं। 1933 में पंजाब में भी एक समाजवादी पार्टी का गठन किया जाता है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जितने भी लोग थे वो कांग्रेस का विरोध में नहीं थे, बल्कि उनका मानना था कि राष्ट्रीय संघर्ष का जो नेतृत्व करेगी वो कांग्रेस ही करेगी। कांग्रेस के अंतर्गत रहकर वो एक समाजवादी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करना चाह रहे थे। इससे जुड़े हुए जो लोग थे, खास करके जयप्रकाश नारायण, उन्होंने उनकी एक रचना है समाजवाद ही क्यों। दूसरे व्यक्ति हैं आचार्य नरेंद्र देव, वो लिखते हैं समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इस तरह के कुछ आर्टिकल्स और किताबों के द्वारा वो अपने विचारों को प्रचारित और प्रसारित करते हैं। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद
और भारत में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया या असफल हो गया, फिर 1929 में जो आर्थिक संकट पूरा विश्व झेल रहा था, उस समय पूंजीवाद की जो दुर्गति हो रही थी और दूसरी तरफ यूएसएसआर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर समाजवादी विचारधारा जो है वो भारत में कुछ लोगों पर हावी हो गया और भारत में समाजवाद का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। जो मुख्य लोग थे वो जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, मीनू मशानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय, यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, ये कुछ उल्लेखनीय लोग हैं जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे और समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे थे। समाजवादी दल जो है वो बेसिकली गांधी के अहिंसावादी नीति का पुरजोर समर्थन नहीं करते थे। इनका मानना था कि आवश्यकता अनुसार सशस्त्र आंदोलन भी करना चाहिए या किया जा सकता है। जब देश आज़ाद हो गया तो फिर कांग्रेस पार्टी जो एक संयुक्त मोर्चा की तरह काम करती थी, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई एक दल थी, वो एक राजनीतिक दल बन गई और फिर इससे जुड़े हुए जो भी अलग अलग संगठन थे वो अलग होने लगे। तो समाजवादी दल भी इससे अलग हो गया और अपने नाम से कांग्रेस को हटा दिया। जो इसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो कांग्रेस को हटा दिया, सिर्फ इसका नाम सोशलिस्ट पार्टी रह गया। बाद में आचार्य कृपलानी ने जो एक कृषक मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी, तो उससे ये दल मिल गया, समाजवादी दल, और एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ये दल फिर से संगठित। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में इसका एक धड़ा या एक दल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का वो अलग हो गया, अर्थात दो दल हो गए, एक सोशलिस्ट पार्टी, दूसरा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 28 जो 1919 के एक्ट से जुड़ा हुआ है। बेसिकली इस एक्ट में ये जितनी भी बातें दी गई है, इसमें द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड द वायसराय, इन सब की चर्चा की गई है इस एक्ट में। और ये प्रोविंसेस में डायरकी की बात की गई है, जो कि बाद में 1935 के एक्ट के द्वारा प्रोविंस में डायरकी को समाप्त कर दिया गया, बल्कि ऑटोनॉमी दी गई 1935 में, और ये डायरकी जो है वो सेंटर में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 जो भारत सरकार अधिनियम 1919 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और माना यह गया कि भारत में उत्तरदायी सरकार की ओर जाने का एक प्रगतिशील कदम ये एक्ट है, जो अधिनियम है। इस अधिनियम में 47 धाराएं और 5 अनुसूचियां थी, जो बिल्कुल एक लीगल या कानूनी शैली में लिखी गई थी। इस अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है द्वैध शासन, ड्यूअल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात की गई थी। इसमें राज्यपाल और प्रांतीय विधायिकाओं के अधिकारों को अलग अलग किया गया था, एक संघीय ढांचा पेश करने का प्रयास किया गया था। टोटल 11 प्रोविंस बनाए गए थे और सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विभागों को भारतीय विधायिका को दे दिया गया था। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर को निर्माण करने का प्रयास किया गया था। इसमें यह भी लिखा गया था कि 10 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और इसमें अगर किसी सुधार की आवश्यकता है तो उसे सुधारा जाएगा। 1923 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने छात्रों को एक व्याख्यान दे रहे थे। उस व्याख्यान में 1919 का जो अधिनियम है उसको उन्होंने भारत का ब्रिटिश संविधान कहा था।
बहुत सारे विद्वान इस अधिनियम को भारत में स्वशासन लागू करने का एक पहला प्रयास मानते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं इसका क्रिटिसिज्म भी करते हैं। वाल्टर रीड एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी कीपिंग द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ ब्रिटिश बिट्रायल ऑफ इंडिया में उन्होंने ये सुझाव दिया कि यह अधिनियम जो है स्वशासन की अस्पष्टता और ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश के रूप में भारत की अनूठी स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। तो इस प्रकार के कमेंट भी इसके बारे में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कंसीडर द फॉलोइंग। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू। बाबर के आने के बाद भारत में किन किन चीज़ों की शुरुआत हुई, इसके बारे में इसमें पूछा गया है। इसका सही आंसर 1, 2, 3 तीनों ही है। बाबर ने गन पाउडर और आर्टिलरी का उपयोग भारत में शुरू किया और वो आर्क डोम इन द रीजन्स ऑफ आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर उसने डेवलप किया उसमें आर्क डोम मतलब इंडियन स्टाइल और जो ट्रेबुएट और आर्कुएट स्टाइल है दोनों को मिलाकर एक नया स्टाइल डेवलप किया और जो तैमूरी डायनेस्टी है उसको यहाँ एस्टैब्लिश किया। बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में जिसको जानना आपके लिए आवश्यक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जो बाबर के आक्रमण से जुड़ा हुआ है। हालांकि क्वेश्चन तो ये है कि बाबर आक्रमण किया तो वो क्या क्या नई चीज़ें लेकर आया था, तो वो तो मैं बताऊंगा ही। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जो है बाबर के बारे में वो जानने की आवश्यकता है। भारत में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, ऐसा नहीं है कि बाबर का वो पहला आक्रमण था। उसके पहले भी बाबर ने आक्रमण किया था। बाजौर और भीरा पर आक्रमण किया था 1518 में। 19 में पेशावर और सियालकोट पर उसने आक्रमण किया था 1519 में। दोबारा वो फिर से सियालकोट और भीरा पर आक्रमण करता है 1920 में। सुल्तानपुर, लाहौर, दीपालपुर पर भी वो आक्रमण करता है 1924 में। तो इस प्रकार पहले भी उसने कई आक्रमण किए थे। जो फाइनल आक्रमण है वो पानीपत का युद्ध है जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर जो है वो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। दौलत खान जो है वो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी करता है। मतलब भारत के ही कुछ लोग थे जो भारत के खिलाफ थे। बाबर एक नई युद्ध पद्धति लेकर आता है, आग्नेयास्त्र लेकर आता है, तोपखाना लेकर आता है, भारत में तुलगुमा युद्ध नीति लेकर आता है और जिस वजह से वो भारत में विजयी रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो भारत को उसने दिया है। बाबरनामा में ये चर्चा की गई है कि पानीपत के युद्ध में बाबर 12,000 सैनिकों का उपयोग किया था और उसने जो तुलगमा नीति अपनाई थी, युद्ध नीति, और जो तोपों को सजाया था, तो ये तोपों को सजाने की जो विधि है वो उस्मानी विधि या रूमी विधि कही जाती है। उसी की एक स्ट्रैटेजी थी। और जो तुलगुमा युद्ध नीति है वो उज्बेकों से बाबर लिया था। बाबर के पास कुछ बड़े प्रसिद्ध निशानेबाज थे, खास करके उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। इनकी सेवाएं भी पानीपत के युद्ध में बाबर ने लिया था और ऐसे लोगों और ऐसी नीतियों के बदौलत पानीपत का जो प्रथम युद्ध है उसको जीतने में बाबर कामयाब रहा। उसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को, जो भी एक ऐतिहासिक युद्ध है जिसमें राणा सांगा को पराजित करके राजपूताना क्षेत्र पर बाबर अपना वर्चस्व स्थापित करता है। हालांकि बाबर 4 वर्ष तक ही यहाँ शासन करता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके शव को पहले तो आगरा में दफनाया जाता है, बाद में उसकी इच्छा के अनुसार काबुल में उसके शव को दफनाया जाता है।
आगरा में आराम बाग है, जिसकी स्थापना बाबर ने ही की थी। बाद में उसको राम बाग कहा जाने लगा। पहले वहीं उसके शव को दफनाया जाता है। बाबर की कुछ उपलब्धियां भी है। कुशानों के बाद बाबर एक पहला ऐसा शासक है जिसने काबुल और कांधार पर भी नियंत्रण किया था। भारत में अफगान और राजपूत शक्तियों को उसने पराजित किया और एक आक्रामक नई युद्ध नीति लेकर बाबर भारत में आया था। सड़कों की माप के लिए बाबर ने गजे बाबरी का प्रयोग किया। वो बहुत विद्वान आदमी भी था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा, जो पहले तो टर्की भाषा में थी, बाद में उसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खाना ने किया। लीडन एक बहुत बड़े विद्वान हैं और अर्स्किन एक दूसरे विद्वान हैं। इन दोनों ने 1826 में बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। बेबरीज भी एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने बाबरनामा का अंग्रेजी में एक संशोधित रूप बाद में प्रस्तुत किया। तुझके बाबरी के अलावा बाबर मुबैयान नामक एक प्रोज स्टाइल पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। Question number 46. Who of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930? इसका सही आंसर सी राजगोपालाचारी है। बेसिकली यह जब सॉल्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया, दांडी में जाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, तो उस समय जितने भी कोस्टल एरिया थे, हर कोस्टल एरिया में कुछ जो प्रमुख लीडर थे उन्होंने उस कानून को तोड़ने का प्रयास किया और उसको तोड़ा। तो तंजौर में यह काम सी राजगोपालाचारी ने किया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक न्यू सिटी बनाने के बारे में है, जो कि हरिहर वन ने बनवाया था। तुंगभद्रा नदी के किनारे यह न्यू सिटी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 46 भारत में जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। उसका आंसर तो सी राजगोपालाचारी है, लेकिन उसमें कुछ और भी व्यक्ति हैं, उनके बारे में जानने की आवश्यकता है। जैसे एक O.A. चिदम्बरम पिल्लई जी हैं, वो भी बड़े इम्पोर्टेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो वकील भी थे, व्यवसायी भी थे, और उन्होंने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का जो एकाधिकार था भारतीय शिप व्यवसाय में, उसका चैलेंज किया था, उससे प्रतिस्पर्धा की और 1906 में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी। भारत में तूतीकोरिन से और शिलोन में कोलंबो के बीच उन्होंने स्वदेशी भारतीय शिपिंग सेवा की शुरुआत की थी। तो ये जो ब्रिटिशर्स का कुछ चीज़ों पर, खास करके मैरीटाइम जो एक्टिविटीज है, उस पर जो वर्चस्व था उसका विरोध करने का या उस वर्चस्व को तोड़ने का प्रयास इन्होंने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो सदस्य भी रहे और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनका जो बैरिस्टर का लाइसेंस था उसको भी रद्द कर दिया गया। चिदम्बरम पिल्लई को कपलोटिया तमिजहन अर्थात तमिल का कर्णधार उपनाम से भी जाना जाता है। भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, उनमें से जो तूतीकोरिन का पोर्ट है उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। एक दूसरे व्यक्ति, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं के कामराज। के कामराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं। 1920 के दशक में जो भी आंदोलन हुए उसमें सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई। 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसको इन्होंने जीता और 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी ये बहुत सक्रिय रहे। 1945 में 3 साल के लिए इनको जेल भेज दिया जाता है। स्वतंत्रता के बाद 1954 में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री बने। उससे पहले 1952 से 1954 तक लोकसभा में ये संसद सदस्य भी रहे थे। कामराज जी बच्चों के मुफ्त शिक्षा शुरू करने और जो मिड मील योजना है, बच्चों को जो दोपहर में मुफ्त भोजन दिया जाता है, इस योजना का विस्तार भी इन्होंने किया। इसकी शुरुआत इन्होंने की, जिसके फलस्वरूप बच्चों का नामांकन भी बढ़ गया। हालांकि इसके अलग रिपरकशंस हैं, इस पर यहाँ चर्चा करना उचित नहीं है। शिक्षा के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कामराज बड़े ही सिंपल व्यक्ति थे। इनकी सादगी जो है और इनकी ईमानदारी वो तारीफ काबिल है। जब उनकी मृत्यु हुई 1975 में, तो उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। जैसे कि पूर्व उपराष्ट्रपति ह्यूबर्ट हम्फ्री ने कामराज के बारे में कहा था कि वो सभी देशों के सबसे महान राजनीतिक नेताओं में से एक है। 1976 में मरणोपरांत कामराज जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो ये क्वेश्चन है उसका उत्तर सी राजगोपालाचारी है। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति एनी बेसेंट का नाम की चर्चा है। एनी बेसेंट भारत में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी उन्होंने। इसके अलावा जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, जिसे मैडम ब्लडवास्की और कर्नल ऑलकॉट ने शुरू की थी, उस थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में प्रसारित करने का काम, उसको विकसित करने का काम एनी बेसेंट ने किया था। और एनी बेसेंट ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। बाद में सरोजिनी नायडू 1925 में पहली इंडियन महिला अध्यक्ष होती है। लेकिन अगर सिर्फ विमेन प्रेसिडेंट की बात करें तो 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी थी। क्वेश्चन नंबर 47 जो है उसमें बस इतना बताना है कि वो जो नदी की चर्चा की गई है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें जो कांग्रेस के विभिन्न प्रेसिडेंट्स बने हैं उनके बारे में बात की गई है और इसका आंसर दोनों ही सही है। जो पहली इंडियन कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी वो सरोजिनी नायडू थी और जो मुस्लिम थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। लेकिन पहली अगर वीमेन की सिर्फ बात करें तो वो एनी बेसेंट थी। इसमें बहुत सारे जो प्रेसिडेंट हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में भी जानना आवश्यक है, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें जो मेन क्वेश्चन तो ये है कि सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, भारतीय महिला अध्यक्ष। तो इसका उत्तर तो सरोजिनी नायडू है जो 1925 में बनी थी महिला अध्यक्ष। लेकिन कुछ और भी बड़े इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। जैसे पहला सेशन है तो उसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। जो सेकंड सेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 में, उसके दादा भाई नौरोजी थे। जो थर्ड सेशन हुआ जो मद्रास में हुआ था 1887 में, तो सबसे पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष बने सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, वो मद्रास सेशन में थर्ड सेशन में बने थे। फोर्थ सेशन जो है इलाहाबाद में हुआ, उसके जॉर्ज यूले उसके अध्यक्ष थे। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट वो हुए, फर्स्ट इंग्लिश मैन थे। 1996 में पहली बार कांग्रेस के सम्मेलन में वंदे मातरम गीत गाया गया था जो कलकत्ता में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह सयानी। 1905 में बनारस में हुआ
कांग्रेस का सम्मेलन गोपाल कृष्ण गोखले इसके प्रेसिडेंट रहे, जिसमें स्वदेशी का जो एक फॉर्मल प्रोक्लेमेशन है वो किया गया। 1906 में कलकत्ता में सम्मेलन हुआ। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, और दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे इसी वजह से एक साल के लिए जो कांग्रेस का डिवीजन हुआ था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, वो टल गया। इसी सम्मेलन में 4 रेजोल्यूशन अपनाए गए थे, स्वराज का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट का, बाइकॉट मूवमेंट का, स्वदेशी का और नेशनल एजुकेशन का। 1907 में रास बिहारी घोष प्रेसिडेंट रहे, जहां कांग्रेस का डिवीजन हुआ, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए। ये सूरत में हुआ था। 1910 में इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ। इसके भी सर विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष रहे। मोहम्मद अली जिन्ना इसी सम्मेलन में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, जो कि 1909 के एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1911 में कलकत्ता में सम्मेलन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट BN धर थे, और इसी में पहली बार जन गण मन गाया जाता है। 1916 में लखनऊ में सम्मेलन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट AC मजूमदार थे, और इस सम्मेलन में मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग फिर से एक साथ मिलते हैं और एक साथ आंदोलन करने की बात की जाती है। चंपारण आंदोलन जो हुआ 1917 में, अगर कहा जाए तो उसकी शुरुआत भी यहीं होती है। यहीं पर चंपारण के जो किसान थे शुक्ल जी, वो महात्मा गांधी से मिलते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं आंदोलन के। 1917 में मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1917 के में एनी बेसेंट अध्यक्ष होती हैं, जो पहली महिला अध्यक्ष थी, वो कलकत्ता में होता है ये सेशन। 1920 में एक स्पेशल सेशन होता है कलकत्ता में, खास करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात को लेकर। इसके लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी इसी में नॉन कॉपरेशन का जो रेजोल्यूशन है उसको मूव करते हैं। 1922 में गया में होता है कांग्रेस का सेशन। CR दास इसके अध्यक्ष होते हैं, और इसी के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना भी होती है। 1924 में पहली और आखिरी बार बेलगांव में जो सेशन होता है उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी होते हैं। 1925 में कानपुर में सेशन होता है, जिसमें पहली महिला सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया जाता है। 1927 में मद्रास में सेशन हुआ, जिसके MA अंसारी थे, और इसी में एक रिजोल्यूशन पास हुआ अगेंस्ट द इंडियन ट्रूप इन चाइना एंड ईरान एंड मेसोपोटामिया। जो इंडियन ट्रूप को चाइना में, मेसोपोटामिया में, ईरान में भेजा जा रहा था, उसके खिलाफ एक रिजोल्यूशन पास होता है। फिर साइमन कमीशन जो आने वाला था, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास होता है, और इस बात की भी पूर्ण स्वराज को एडॉप्ट किया जाए, इस पर भी चर्चा की जाती है। फिर 1928 में कलकत्ता में होता है सम्मेलन। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं, और नेहरू रिपोर्ट की चर्चा इसमें की जाती है। और इसी सम्मेलन में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की भी स्थापना होती है। 1929 में लाहौर में होता है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं, और पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस को लॉन्च करने की जो बात होती है, वो इसी लाहौर सेशन में की जाती है, और बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च भी किया जाता है। 1931 में कराची में कांग्रेस का सम्मेलन होता है, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसमें फंडामेंटल राइट, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम और इंडोर्समेंट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट पर बात होती है। गांधी was nominated as the delegate or representative of Congress or India in the second round table conference. 1937 में फैजपुर में सम्मेलन होता है। ये पहला सम्मेलन था जो एक छोटे से गांव में किया गया था फैजपुर में। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। 1938 में हरिपुरा में
सम्मेलन होता है जिसके प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस होते हैं। फिर 1939 में त्रिपुरी में सम्मेलन होता है, उसके भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होते हैं, लेकिन बाद में वो इस्तीफा दे देते हैं और उनके इस्तीफा के बाद राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। हरिपुरा 1938 में जो सम्मेलन हुआ था जिसके प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप करने की बात भी करते हैं। 1946 में मेरठ में सम्मेलन होता है, दैट वाज द लास्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस बिफोर द इंडिपेंडेंस, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जेबी कृपलानी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, जो लेबर पार्टी इंग्लैंड में बनी तो 1946 में भारत में जो संवैधानिक गतिरोध था उसको दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजी। उसके जो प्रोविजंस थे वो जो इसमें 3 ऑप्शन है उसमें ऑप्शन 1 उसका सही आंसर माना जाएगा। जो 2 और 3 हैं वो उसके सही ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, ये कैबिनेट मिशन से जुड़ा हुआ सवाल है। ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी की सरकार बनी तो भारत में संविधान सभा बनाने की मंशा व्यक्त की और इसी उद्देश्य से कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, और खास करके जो 2 प्रमुख यहाँ राजनीतिक दल थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनके बीच जो गतिरोध था उसको दूर करने का प्रयास इस कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। 1946 में ये मिशन भारत आया था और मुस्लिम लीग की मंशा थी कि जो मुस्लिम बहुल प्रांत हैं उनको मिलाकर एक अलग संप्रभु सॉवरेन स्टेट पाकिस्तान बनाया जाए, जबकि कांग्रेस एक यूनिफाइड भारत की बात करता था। दोनों दलों के बीच समझौता नहीं हुआ तो बाद में खुद ही कैबिनेट मिशन ने जो अपना उसका प्रस्ताव था उसको पेश किया, जिसको कैबिनेट मिशन प्रस्ताव या प्रपोजल कहते। इसमें मुख्य रूप से 3 सदस्य थे। एक पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत राज्य सचिव थे, दूसरे थे AP अलेक्जेंडर जो आर्मिरल्टी प्रथम लॉर्ड थे, और तीसरे स्टेफर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष उस समय हुआ करते थे। तो इन तीनों ने मिलकर एक प्रस्ताव बनाया जिसको कैबिनेट मिशन प्रस्ताव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है जिसमें सबकी क्रोनोलॉजी बतानी है। इसके साथ साथ इन सब के बारे में भी जानना जरूरी है कि लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर में बना वो शिव को डेडिकेटेड था। ये एलिफेंट वैली टेम्पल है, ये बुद्धिस्ट एक सेंटर था। रॉक कट जो मॉन्यूमेंट है वो पल्लव राजाओं के द्वारा बनाया गया था। वराह इमेज जो उदयगिरी में है ये विष्णु से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो बेसिकली जो गुप्ता पीरियड में फ्यूडलिज्म शुरू हुआ उसके एलिमेंट्स के बारे में, बहुत सारे उसके एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल भी जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसका जो सही आंसर है 2 और 3 है जो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 54 कुछ आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जिसमें लिंगराज टेम्पल के बारे में चर्चा की गई है। लिंगराज टेम्पल जो है उड़ीसा में गॉड शिव को डेडिकेटेड एक टेम्पल है जो कि रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और यह वहाँ उड़ीसा का लार्जेस्ट टेम्पल है। ये पर्टिकुलर या पिकुलियर उड़ीसा का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसमें बनाया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण सोमवती वंश का यायाति वन जो राजा थे उन्होंने करवाया था। दूसरा आर्किटेक्चर है द रॉक कट एलिफेंट का जो आर्किटेक्चर है धौली में। उसके बारे में कहा जाता है कि यह मौर्य राजा अशोका के पैट्रोनेज से बना था, और यह भी एक बड़ा ही सुंदर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। और इसकी खोज 1837 में ब्रिटिश कर्नल मार्कहम किट्टो ने किया था। यह बहुत ही पुराना एक बुद्धिस्ट सेंटर भी है आर्किटेक्चर के फील्ड में। जो नेक्स्ट आर्किटेक्चर की चर्चा है वो वराह स्टैचू जो है उसके बारे में है, जो उदयगिरी के केव नंबर 5 में ये बनाया गया है। या गॉड विष्णु का जो तृतीय अवतार है वराह, जो भूदेवी की सुरक्षा करते हैं, उसको प्रदर्शित करता हुआ यह एक टेम्पल, यह एक आर्किटेक्चर है।
जो एक यूनिक आर्किटेक्चर माना जाता है। एक और रॉक कट जो मॉन्यूमेंट्स है महाबलीपुरम या उसके बारे में भी इसमें पूछा गया है। और ये जो पल्लव राजाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसको सेवन पैगोडा या आर्किटेक्चर ऑफ महाबलीपुरम के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 जो फ्यूडलिज्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बेसिकली फ्यूडलिज्म की शुरुआत या उसका डेवलपमेंट भारत में गुप्त राजाओं के टाइम से होता है। जब गुप्त राजाओं ने बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट प्रारंभ कर दिया तो फ्यूडलिज्म की शुरुआत होती है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में इसमें कहा गया है। तो इसका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो लैंड ग्रांट है, जो राजा डोनेट करते थे ब्राह्मणों को और दूसरे लोगों को, और इसमें बहुत सारे पावर्स भी डेलीगेट किए जाते थे। बाद में तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी डेलीगेट किया जाने लगा। दूसरा है वेसल्स, इसका जो इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है। वेसल्स मतलब जो छोटे सामंत होते थे, फ्यूडल लॉर्ड होते थे, वो उनको वेसल्स कहा जाता था और वैसे उस पर राजा का कंट्रोल होता था। एक और जो इसका महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो है कि इसमें जो लेबर हैं उनकी मोबिलिटी कुछ हदों तक, या जो किसान हैं उनकी मोबिलिटी बहुत हद तक रुक गई। वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे और वो पूरी तरह से जो फ्यूडल लॉर्ड थे उनके कंट्रोल में हो गया। फोर्स्ड लेबर की शुरुआत इसमें होती है, जिसको विस्ती सिस्टम भी कहते हैं, जहां एक तरह से बिना कुछ चुकाए हुए बेगार किसानों को करना पड़ता था फ्यूडल लॉर्ड का। इसके अलावा इसमें यह भी देखा गया कि राजा के द्वारा डेलीगेशन ऑफ पावर डेलीगेट किया जाने लगा। जो फ्यूडल लॉर्ड थे उन्हीं के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या माइंस को एक्सप्लॉइट करने का पावर, रेवेन्यू कलेक्शन का पावर, इवन आर्मी वो अपना रखने लगे। एक ये भी चीज़ देखी गई कि जो फ्यूडल सिस्टम है उसमें क्लोज्ड इकोनॉमी की शुरुआत होती है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की शुरुआत होती है, ट्रेड का डिक्लाइन होता है, ट्रेड सेंटर या अर्बन सेंटर का डिक्लाइन होता है। हालांकि ये यूरोपियन फ्यूडलिज्म से थोड़ा अलग था, भारतीय फ्यूडलिज्म, तो इस पर हम बाद में फिर से कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये फ्यूडल जो सिस्टम है उसकी एक कुछ फीचर्स हैं जो एक डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत करती है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही ऑप्शन स्वदेशी मूवमेंट है। स्वदेशी मूवमेंट के बाद ही कांग्रेस में एक स्प्लिट होता है जो सूरत सेशन में 1907 में होता है। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये जो चारों मूवमेंट है वह स्वदेशी को छोड़कर और जो 3 मूवमेंट है, क्विट इंडिया, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, ये तीनों महात्मा गांधी के फेज का है। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो महात्मा गांधी के फेज का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 ये 4 मूवमेंट्स के बारे में है, स्वदेशी, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया, जो 4 बड़े मूवमेंट हुए हैं भारत में। स्वदेशी जो मूवमेंट है वो बंगाल विभाजन के खिलाफ में बंगाल से इसकी शुरुआत हुई थी और जो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। और यही वो मूवमेंट है जिसके बाद मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में एक तनाव आ जाता है, कड़वाहट आ जाता है, और जिसका नतीजा ये होता है कि सूरत अधिवेशन जो 1907 में होता है उसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो जाते हैं। जो दूसरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, महात्मा गांधी के फेज का है, जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला बड़ा आंदोलन था, जो रॉलेट एक्ट और खिलाफत की जो समस्या थी उसको लेकर, और जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसके खिलाफ ये शुरू किया गया था, जो बिल्कुल ही नॉन वायलेंस पर आधारित था। इसमें अपने टाइटल्स को छोड़ना, त्यागना था और चरखा बांटा गया लोगों के बीच में। स्वदेशी का भी एक आंदोलन हुआ, जो स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करना, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स छोड़ दिए, जो लॉयर्स थे वो अपना पेशा छोड़ दिए। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई, लेकिन बाद में चौरी चौरा कांड जब 1922 में हुआ तो वहाँ जो एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ, जहाँ एक थाना में कुछ लोगों ने, उग्र भीड़ ने पुलिस कांस्टेबल्स को जला दिया। उसके बाद महात्मा गांधी ने इसको वापस कर लिया। हालांकि इसके बाद बहुत क्रिटिसाइज किया गया, आर पी दत्ता ने इसका बहुत क्रिटिसिज्म किया है, तो इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। जो थर्ड है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो 1930 में शुरू हुआ, खास करके 1929 में जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रिजोल्यूशन पास हुआ लाहौर में, और कुछ
लॉर्ड इरविन के सामने शर्तें रखी गई, लेकिन उसको नहीं माना गया। तो महात्मा गांधी ने ये आंदोलन शुरू किया। इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। नमक कानून को तोड़कर डांडी गए, वो साबरमती आश्रम से डांडी गए और वहाँ नमक कानून को तोड़ा, और उसके बाद ये आंदोलन की शुरुआत होती है। इसमें जो भारत में कैपिटलिस्ट क्लास है उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं की भी बहुत भागीदारी थी। हालांकि देखा गया कि इसमें जो है वो लेबर क्लास की भागीदारी थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन यह आंदोलन बाद में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में हुआ उसके बाद स्थगित कर दिया गया। लेकिन जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असफल हुआ, उसके बाद फिर इसकी शुरुआत हुई, लेकिन फाइनली ये 1934 तक आते आते समाप्त हो गई। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और उस समय अंग्रेजों भारत छोड़ो का और डू और डाई का जो नारा दिया गया था वो दिया गया था। उस समय महात्मा गांधी 5 जून 1942 को एक घोषणा भी करते हैं कि अगर भारत की जनता अहिंसक नहीं रहती है तो भी इस बार महात्मा गांधी पीछे नहीं हटेंगे, वो डटे रहेंगे। और इस तरह से इस आंदोलन की शुरुआत होती तो ज़रूर है, लेकिन जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है शुरुआत होने के पहले ही, और एक तरह से ये आंदोलन जो है वो नेतृत्व विहीन हो जाता है। और इसमें जयप्रकाश नारायण और अशरफ अली इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। बाद में बहुत ही ब्रूटली इस आंदोलन को अंग्रेज़ों के द्वारा कुचल दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप इसको देखें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।